सुबह के लगभग 7 बजे थे। लगातार चौथे दिन भी आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। मूसलाधार बारिश पूरे गांव को अपनी चपेट में लिए हुई थी। कच्ची गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं और लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया था। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में मोहन, उसकी पत्नी सरला और उनकी 8 साल की बेटी गुड़िया रहते थे। 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण मोहन मजदूरी पर नहीं जा पाया था। घर का राशन लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन पिछली रात उनकी झोपड़ी में 2 अजनबी मेहमान भी आ गए थे, जो रास्ता बंद होने के कारण वहीं रुक गए थे। झोपड़ी के एक कोने में दोनों मेहमान अभी भी सो रहे थे। उधर सरला खाली डिब्बों को देखकर चिंता में डूबी हुई थी। सुनिए, घर में बस 2 मुट्ठी आटा बचा है। अगर ये भी आज बन गया तो शाम को गुड़िया क्या खाएगी? मुझे भी चिंता है सरला, लेकिन रात को इतनी तेज बारिश में उन लोगों को मना कैसे कर देता? इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैं उन्हें बोझ नहीं कह रही, लेकिन मेहमान आए हैं और मैं उन्हें ढंग का नाश्ता भी नहीं करा सकती। यही सोचकर दिल रो रहा है। हम गरीब हैं, बेदिल नहीं। जो भगवान ने दिया है वही प्यार से खिलाएंगे। बाबा, बारिश अभी भी नहीं रुकी। क्या आज भी आप काम पर नहीं जाओगे? अगर बारिश थोड़ी भी रुकी तो मैं जरूर जाऊंगा बेटा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब आपको कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मोहन ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसी समय झोपड़ी के दूसरे कमरे में सोया हुआ मेहमान जाग चुका था। उसने अनजाने में मोहन और सरला की सारी बातें सुन ली थीं। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, यही वो परिवार है जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन अभी उन्हें कुछ मत बताइए, सही समय आने दीजिए। दरवाजे के बाहर बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये बारिश सिर्फ पानी नहीं बरसा रही थी। ये उस गरीब परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। सुबह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। सरला चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ियां पूरी तरह भीग चुकी थीं। उसने कई बार आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार धुआं उठता और आग बुझ जाती। आखिर बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल गया। सरला ने बचा हुआ सारा आटा निकाला। उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। पूरे परिवार और मेहमानों के लिए मुश्किल से 5 रोटियां बन सकती थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आज किसी तरह हमारी लाज रख लेना। सरला, क्या चूल्हा जल गया? हाँ, लेकिन आटा बहुत कम है। सोच रही हूँ कि रोटियां छोटी छोटी बना दूं, ताकि सबके हिस्से में एक एक आ जाए। ठीक है, जो है उसी में सबका पेट भरने की कोशिश करेंगे। इतने में दोनों मेहमान भी उठकर बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि सरला बार बार आंचल से अपने आंसू पोंछ रही थी। बुजुर्ग आदमी सब समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराते हुए गुड़िया के पास बैठ गया। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है। स्कूल जाती हो? पहले जाती थी, लेकिन बाबा के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए अब घर पर ही रहती हूँ। तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सकूं। कुछ देर बाद सरला ने 5 छोटी छोटी रोटियां और थोड़ी सी दाल सबके सामने रख दी। उसने झूठ बोलते हुए कहा, आप लोग पहले खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। और तुम लोग? हमने सुबह चाय पी ली थी, अभी भूख नहीं है। उसी समय गुड़िया मासूमियत से बोल पड़ी। बाबा, आपने तो सुबह से पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया। पूरा घर एकदम शांत हो गया। मोहन ने धीरे से गुड़िया की तरफ देखा, लेकिन अब सच छिप नहीं सकता था। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे अपनी थाली मोहन की तरफ बढ़ा दी। जिस घर के माँ बाप अपने मेहमानों के लिए भूखे रह सकते हैं, वहाँ बैठकर मैं अकेला खाना नहीं खा सकता। नहीं बाबूजी, आप हमारे मेहमान हैं। और आज से तुम मेरे अपने हो।
इतने में झोपड़ी के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला। बाहर गांव का साहूकार भैरव सिंह खड़ा था। उसके साथ 2 आदमी भी थे। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मोहन, 3 महीने पहले जो उधार लिया था उसका पैसा कब लौट आएगा? मालिक, बारिश रुक जाए तो 2-4 दिन मजदूरी करके आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। बहुत बहाने सुन लिए। अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी भी मेरी होगी। ये कहकर वो चला गया। भैरव सिंह के जाने के बाद झोपड़ी में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। हवा के झोंकों से झोपड़ी का पुराना दरवाजा बार-बार हिल रहा था। मोहन चुपचाप बाहर खड़ा आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। एक तरफ साहूकार की धमकी, दूसरी तरफ घर में खत्म होता राशन और ऊपर से मेहमानों की जिम्मेदारी। सरला धीरे-धीरे उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? बस यही, अगर 3 दिन में पैसे नहीं जुटा पाया तो ये झोपड़ी भी चली जाएगी। भगवान ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है सरला, डर तो गुड़िया के भविष्य का है। इतने में गुड़िया दौड़ती हुई बाहर आई। उसके हाथ में एक पुरानी कॉपी थी। बाबा देखो, मैंने अपना सपना लिखा है। क्या लिखा है बेटा? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो सबसे पहले आपके लिए पक्का घर बनवाऊंगी। फिर माँ को कभी रोने नहीं दूंगी। मोहन मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। झोपड़ी के अंदर बैठे दोनों मेहमान ये सब देख रहे थे। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, जिस परिवार के सपने इतने बड़े हो, भगवान उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता। अब मुझे इन लोगों की और भी चिंता होने लगी है। अभी नहीं, अभी समय आने दो। दोपहर होते होते बारिश थोड़ी हल्की हुई। मोहन ने अपना पुराना फावड़ा उठाया और बाहर निकलने लगा। इस मौसम में कहाँ जा रहे हो? शायद कहीं कोई काम मिल जाए। खाली हाथ बैठने से अच्छा है कोशिश करो। अपना ख्याल रखना, रास्ते में बहुत कीचड़ है। मोहन पूरे गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला। अरे मोहन, इस बारिश में खेतों में कौन काम करेगा? 2 दिन बाद आना, अभी तो सब बंद पड़ा है। शाम होने लगी। मोहन थका हुआ और खाली हाथ वापस लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। बारिश में उनका पैर फिसल गया था और सब्जियों की टोकरी कीचड़ में बिखर गई थी। कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। मोहन तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचा। अम्मा, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, बस उठ नहीं पा रही हूँ। मोहन ने उन्हें सहारा देकर उठाया, फिर कीचड़ में गिरी सारी सब्जियां उठाकर टोकरी में रख दी। बेटा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है अम्मा। भगवान तुम्हारे घर में ऐसी खुशियां भेजेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मोहन मुस्कुराकर घर की ओर चल पड़ा। उसी समय उसकी झोपड़ी के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी थी।
गाड़ी से 2 सूट पहने आदमी उतरे। उन्होंने झोपड़ी के अंदर बैठे बुजुर्ग को देखते ही सम्मान से सिर झुका दिया। सरला ये सब देखकर हैरान रह गई। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये दोनों मेहमान हैं कौन? सरला की नजर जैसे ही झोपड़ी के बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पहले कभी अपने गांव में ऐसी महंगी गाड़ी नहीं देखी थी। गाड़ी से उतरे दोनों आदमी सीधे झोपड़ी की तरफ बढ़े। उनके हाथों में काले रंग के बैग थे। जी, आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? हमें बाबूजी से मिलना है। बाबूजी? जी, वही जो कल रात से आपके घर ठहरे हुए हैं। सरला की हैरानी और बढ़ गई। इतना कहकर दोनों अंदर चले गए। मैंने तुम दोनों को यहाँ आने से मना किया था। माफ कीजिए बाबूजी, बात बहुत जरूरी थी। क्या हुआ? शहर से कई बार फोन आ चुके हैं, सब लोग आपकी चिंता कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा मैं वापस नहीं लौटूंगा। सरला ये सब सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में मोहन भी खाली हाथ घर लौट आया। उसने झोपड़ी के बाहर गाड़ी और अनजान लोगों को देखा तो एक पल के लिए ठिठक गया। इतनी बड़ी गाड़ी किसकी हो सकती है? मोहन अंदर जाकर देखता है। सरला, ये लोग कौन है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग हमारे मेहमान को बाबूजी कहकर बुला रहे हैं। मोहन ने बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग मुस्कुराए और उसके पास आ गए। घबराओ मत मोहन, ये मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं। तो आप कोई साधारण मुसाफिर नहीं है? हर इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती बेटा। सही समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। उसी समय अचानक तेज हवा चली। झोपड़ी की पुरानी छत का एक हिस्सा भर भरा कर नीचे गिर पड़ा। मोहन दौड़कर परिवार को सुरक्षित जगह ले गया। बुजुर्ग ने टूटी हुई छत की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया, लेकिन उन्होंने अभी भी अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। उन्हें इंतजार था उस आखिरी परीक्षा का, जो ये तय करेगी कि मोहन का बड़ा दिल सिर्फ हालात की मजबूरी है या उसके स्वभाव की पहचान। टूटी हुई झोपड़ी के बाहर खड़ी गाड़ी को देखकर पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग दूर खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे मोहन के घर इतनी महंगी गाड़ी कैसे आ गई? लगता है कोई बड़ा अधिकारी आया है। नहीं, मुझे तो लगता है ये दोनों मेहमान कोई साधारण लोग नहीं है। मोहन अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़ दिए। बाबूजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। मैं सच में आपकी पहचान नहीं जानता था। बेटा, गलती तो तब होती जब तुम हमें पहचान देखकर सम्मान देते। तुमने तो बिना कुछ जाने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। इतने में सूट पहने दोनों आदमी एक फाइल लेकर बुजुर्ग के पास पहुंचे। सर, शहर में आज बहुत जरूरी बैठक है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सब देखकर सरला और भी हैरान हो गई। उसे पहली बार लगा कि शायद इन मेहमानों के आने के पीछे कोई बड़ा कारण है। उसी समय गुड़िया धीरे धीरे बुजुर्ग के पास आई। दादाजी, आप इतने बड़े आदमी हो क्या? बेटी, बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा हो। बड़ा इंसान वो होता है जिसका दिल बड़ा हो। तो फिर मेरे बाबा दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं। गुड़िया की ये बात सुनकर बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उसी समय गांव का साहूकार भैरव सिंह फिर से वहां आ पहुंचा। इस बार उसके साथ 4 आदमी थे।
मोहन, मैंने कहा था ना 3 दिन बाद झोपड़ी खाली कर देना। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मालिक, बस थोड़ा और समय दे दीजिए। मुझे दया नहीं आती। अगर पैसे नहीं है तो घर खाली करो। भैरव सिंह की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने पहली बार तेज आवाज में, रुक जाओ। तुम बीच में कौन होते हो बोलने वाले? मैं कौन हूं इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन आज किसी गरीब पर जुल्म नहीं होने दूंगा। बुजुर्ग की तेज आवाज सुनकर पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। तेज बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी, लेकिन माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। भैरव सिंह ने गुस्से से बुजुर्ग की ओर देखा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसके सामने वो ऊंची आवाज में बात कर रहा है उसकी पहचान क्या है। मोहन तुरंत बीच में आ गया। बाबूजी, आप हमारे लिए किसी मुसीबत में मत पड़िए। ये हमारा मामला है, हम संभाल लेंगे। अच्छा, अब एक मुसाफिर मुझे इंसाफ सिखाएगा। इतने में गाड़ी के पास खड़े दोनों आदमी आगे बढ़े। उनमें से एक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को फोन मिलाया। फोन पर उसने सिर्फ इतना कहा, सर, अब समय आ गया है, आप लोग आ जाइए। भैरव सिंह ये देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। लगभग 10 मिनट बाद दूर से कई गाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। पूरा गांव सड़क की ओर देखने लगा। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 गाड़ियां मोहन की झोपड़ी के सामने आकर रुक गईं। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, इतने बड़े लोग हमारे गांव में कभी नहीं आए। लगता है आज कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। प्रिय मोहन, पिछले 4 दिनों से हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को देख रहे हैं। तुमने बिना किसी लालच के हमें अपने घर में जगह दी, अपना खाना हमारे साथ बांटा और कभी हमारी पहचान जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मोहन की आंखें नम हो गईं। बाबूजी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यही फर्ज आज सबसे बड़ी दौलत बन गया है बेटा। इसके बाद देवेंद्र प्रताप सिंह ने सहायक को इशारा किया। सहायक ने एक और फाइल खोलकर मोहन के हाथ में रख दी। मोहन, आज से तुम हमारे ग्रामीण सेवा केंद्र के प्रबंधक हो। लेकिन मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। हमें डिग्री से पहले ईमानदारी चाहिए, बाकी काम हम तुम्हें सिखा देंगे। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। सरला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गुड़िया दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। बाबा, अब हमारा घर नहीं जाएगा ना? नहीं बेटी, अब भगवान ने हमारी सुन ली। भैरव सिंह, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना बंद कर दो। इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। भैरव सिंह शर्म से सिर झुकाकर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। देवेंद्र प्रताप सिंह मुस्कुराए। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। बादलों के पीछे से सूरज की किरणें निकल आई थीं। मोहन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे अब समझ आ चुका था, कभी-कभी भगवान सचमुच मेहमान बनकर इंसान की परीक्षा लेने आते हैं।